उमंग और उत्साह के वातावरण में मिले। रोने धोने के लिए बहुत समय होता है, करते रहिए। जीवन में कुछ पल ऐसे भी होते हैं जो उमंग से भर देते हैं। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। रोने धोने का बहुत समय है, रोते रहिए, ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। संसद का जो विशेष सत्र बुलाया गया है उससे ठीक पहले ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं देश के विपक्ष के लिए। ऐसा लगता है प्रधानमंत्री देश के विकास के लिए नहीं, देश के संविधान के प्रति अपनी जिम्मेदारी व्यक्त करते हुए नहीं, अपना प्रधानमंत्री का धर्म निभाने के लिए नहीं, बल्कि विपक्ष को चिढ़ाने के लिए सारा काम करते हैं। इस तरह से वो पेश आए विपक्ष के साथ। और उसके बाद पार्लियामेंट में जो उनका लंबा चौड़ा भाषण हुआ, जिसके लिए कहा जा रहा था कि 75 साल का जो भारत का लोकतंत्र है उसका जायज़ा लेने के लिए, उसका रिव्यू या हिंदी में कहें तो समीक्षा के लिए ये पूरा सत्र बुलाया जा रहा है। इसका एजेंडा भी बताया गया, लेकिन उससे पहले इस पूरे 75 साल का जो पूरा जायज़ा लिया गया और समीक्षा की गई, उसमें ये बताया गया कि भारत कितना महान लोकतंत्र है। भारत की जो महान लोकतंत्र की पूरी जो रिवायत रही है उसको लेकर बड़ा गान किया गया। इसके अलावा आप ये देखिए कि अलग अलग प्रधानमंत्रियों के नाम, यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी के मुंह से जवाहरलाल नेहरू का नाम भी निकल गया। और इसके अलावा मनमोहन सिंह के बारे में भी उन्होंने कह दिया, इंदिरा गांधी का भी जिक्र हुआ। ये तमाम चीज़ें हुई कि भारत में लोकतंत्र की जड़ें कितनी गहरी हैं। हैरानी यहाँ पर होती है कि ये वही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पिछले एक दशक के अपने कार्यकाल में भारत में लोकतंत्र की सारी रिवायतों को तोड़कर और लोकतंत्र को जड़ से उखाड़ कर फेंका है। ये वो व्यक्ति है जिस व्यक्ति के कार्यकाल में लोकतंत्र सबसे ज़्यादा कमज़ोर हुआ है। और अगर आप इस बात को सही तरीके से, मैं कहूँगी, गवाहों और सबूतों के साथ समझना चाहते हैं तो ये समझिए कि लोकतंत्र की पहली शर्त होती है पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, खुलापन। यानी सबसे ज़्यादा जो आम जनता है जिसके प्रति प्रधानमंत्री या कोई भी जो नेता है जो जनता के ज़रिए चुना जाता है, उसकी जो पहली और आखिरी जवाबदेही है वो आम जनता के प्रति है। अब आपको उदाहरण मैं देना चाहती हूँ। ये पार्लियामेंट का जो विशेष सत्र बुलाया गया, पहली बात तो किसी को कुछ कानो कान खबर नहीं कि आखिर करना क्या चाहते हैं प्रधानमंत्री, बीजेपी क्या करना चाहती है, नरेंद्र मोदी की मंशा क्या है। चुनाव से 6 महीने पहले अचानक जो है वो अगस्त में 31 अगस्त को, यानी अब से कुछ ही दिन पहले, जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं प्रहलाद जोशी, उन्होंने घोषणा कर दी, वो भी सोशल मीडिया के जरिए, कि एक कोई विशेष सत्र बुलाया जा रहा है 18 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक, लेकिन उसमें क्वेश्चन आवर नहीं होगा, सिर्फ भाषणबाजी होगी। प्रधानमंत्री के भाषण की जगह होगी और कुछ अगर जगह मिली तो विपक्ष के लोग भी अपने भाषण दे लेंगे, लेकिन क्वेश्चन आवर नहीं होगा। अब इस बात के खबर के आते ही धड़ाधड़, आप ये समझिए, मेरे मोबाइल फ़ोन पर मैसेजेस लोगों के आने शुरू हो गए कि आखिर नरेंद्र मोदी करना क्या चाहते हैं, क्यों बुलाया जा रहा है विशेष सत्र। क्योंकि ये कोई बहुत ही सामान्य साधारण बात नहीं है विशेष सत्र का बुलाया जाना। क्या भारत का नाम, इंडिया का नाम भारत बदल के रख दिया जाएगा? क्या जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात कुछ दिनों से चर्चा में आ रही थी, क्या उसको लागू किया जाएगा? क्या जो विमेंस रिजर्वेशन बिल है वो पास कराया जाएगा, उसके लिए हो रहा है? या फिर भारत के संविधान को बदलने के लिए हो रहा है? ये जो क्रिमिनल लॉस को पूरे तरीके से उनका भगवाकरण हो रहा है, उसके लिए हो रहा है? अलग अलग तरह से लोग कयास लगा रहे हैं, आम लोग परेशान हैं। उन्होंने पिछले दिनों में भी देखा है कि किस तरीके से बहुत ही सीक्रेट तरीके से तमाम काम होता है। अब यहाँ जो लोकतंत्र जिसके 75 साल की गाथा गाकर नरेंद्र मोदी इतना बड़ा लंबा चौड़ा उन्होंने भाषण दिया, जिसके लिए सत्र बुलाया गया, उसी लोकतंत्र की जो पहली शर्त है ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही, उसी में नरेंद्र मोदी कोई यकीन नहीं रखते। और इसीलिए उन्होंने लोकतंत्र को एक बड़ा रहस्य बना दिया है, एक ऐसा राज जिसको फाश नहीं किया जा सकता, एक ऐसा राज जिस पर पर्दा नहीं उठाया जा सकता। हैरानी की तो बात यह है कि नरेंद्र मोदी अपने इसी भाषण में पत्रकारों का जिक्र कर रहे थे कि भाई देखिए, कुछ पत्रकार तो यहाँ ऐसे हैं जिनका इस संसद भवन से जो पुरानी इमारत है उससे इतना लगाव है कि उन्होंने प्रधानमंत्रियों और सांसदों से कहीं ज़्यादा वक्त खर्च किया है इस संसद पर रिपोर्टिंग करते हुए, संसद की जो कार्रवाइयाँ हैं उस पर रिपोर्टिंग करते हुए। उन्हीं पत्रकारों को जिनकी उम्मीद की जाती है कि उन्हें बहुत कुछ मालूम है, यकीन जानिए उन्हें कुछ नहीं मालूम। क्योंकि भारत में नरेंद्र मोदी के तले ये लोकतंत्र सिर्फ और सिर्फ एक रहस्य बन चुका है, सिर्फ 2 लोगों के दरमियान और एक परिवार के दरमियान। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आरएसएस का परिवार,
सिर्फ ये लोग मिलकर तय कर रहे हैं, हमेशा तय करते रहे हैं पिछले 10 साल से, और आखिरी सत्र भी एक रहस्य की तरह सामने आया कि यही लोग तय कर रहे हैं 140 करोड़ लोग कैसे अपना जीवन जिएंगे। अभी सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि पिछले कुछ महीने का जो घटनाक्रम हमारे सामने दरपेश हुआ है, उससे कैसे पता चलता है कि नरेंद्र मोदी जो चुनावी प्रक्रिया के तहत चुने गए नेता हैं, वो एक तरह से एक इलेक्टेड डिक्टेटर की तरह काम करते हैं, एक ऐसा तानाशाह जिसको चुना गया है। हमने देखा है कि इनके अलावा बाकी भी जो तुर्की के राष्ट्रपति हैं, टर्की के राष्ट्रपति, उनके लिए भी कहा जाता है, जो पहले प्रधानमंत्री होते थे फिर राष्ट्रपति बन गए, 20 साल से लगातार सत्ता पर काबिज हैं, कि उन्हीं की एक तरह से प्ले बुक जिसे कहते हैं, उनकी जो रहस्य की किताब है उसको फॉलो कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। ये आर्टिकल पढ़िए आप, रमन साहब का वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका ये आर्टिकल ज़रूर आप पढ़िए, जो आपके कान खोल देगा और आपको बताएगा कि कैसे सिलसिलेवार तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को देखा जाए। तो ये 75 साल का जो पूरा लोकतंत्र है, जिसकी जड़ों का जिक्र कर रहे थे, जिसके लिए नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के मायने क्या हैं, क्या ये भी नरेंद्र मोदी समझते हैं, या सिर्फ डेमोक्रेसी के नाम पर डेमोक्रेसी का फ़ायदा उठाकर? उन्होंने खुद कहा इस भाषण में कि देखिए, एक चाय वाला गरीब इंसान का जो बेटा है वो प्रधानमंत्री बन गया। बहुत खूब बात कही। मैं उन्हें खुद ये बात याद दिलाना चाहती थी कि जिस लोकतंत्र का फ़ायदा उठाकर, जिस लोकतंत्र का फल वो खा रहे हैं, वो मीठा फल जिसको वो 10 साल से प्रधानमंत्री के तौर पर और 20 साल से भी ज़्यादा एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर, पहले गुजरात के मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर वो उस मीठे फल को खाते हैं, उसकी जड़ें जो दूसरे जो नेता थे, जो हमारे राष्ट्र निर्माता थे, उन्होंने उन जड़ों को मजबूत किया जिनको वो कमज़ोर कर रहे हैं। क्या अब से 30 साल बाद कोई ऐसा ही नरेंद्र मोदी, ऐसे ही गरीब आदमी का बेटा, चाय बेचने वाले का बेटा या खुद चाय बेचने वाला व्यक्ति, क्या वो प्रधानमंत्री बन पाएगा? अगर इसी तरह से लोकतंत्र का हाल रहा तो बिल्कुल नहीं। अभी भी हमें नहीं मालूम है कि आखिर ये विशेष सत्र में क्या कुछ होने वाला है। सब पत्रकार एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं कि क्या कुछ होने वाला है। दूसरी बड़ी बात, इससे पहले कि मैं सिलसिलेवार तरीके से आऊँ, एक बात को मैं ज़रूर अंडरलाइन करना चाहती हूँ यहाँ पर, और नरेंद्र मोदी जी उम्मीद है इस बात को ज़रूर सुन रहे होंगे, कि जब वो इस तरह से कस्में वादे वफा जब करते हैं लोकतंत्र के लिए, तो क्या वो उस बात को समझते हैं कि एक लोकतंत्र में जो तंत्र है वो लोक से बना है। इस पूरे लोकतंत्र में सिर्फ तंत्र ही दिख रहा है, और उस तंत्र का एक चेहरा है नरेंद्र मोदी। न्यूज़ लॉन्ड्री की रिपोर्ट देखिए कि G20 की जो पूरी समिट हुई, उस G20 की समिट को एक व्यक्ति की पब्लिसिटी के लिए, आगे बढ़ के मैं कहूँ तो एक व्यक्ति के प्रोपेगेंडा के लिए 4000 करोड़ से ज़्यादा खर्च कर दिया गया। इस G20 में किस तरह से, अगर आप इसी बात का अंदाज़ा लगाइए, पब्लिसिटी के अलावा किस तरह से जो होर्डिंग्स लगाए गए, जो बोर्ड लगाए गए नरेंद्र मोदी के लिए, वो ये बता रहे हैं कि एयरपोर्ट से लेकर बाइडन होटल तक न्यूज़ लॉन्ड्री ने देखा 960 G20 के विज्ञापन लगे हुए थे, जिसमें 25% में सिर्फ नरेंद्र मोदी थे। 960 में 25% नरेंद्र मोदी, और सिर्फ ये इतना बड़ा स्ट्रेच है एयरपोर्ट से लेकर बाइडन होटल तक। ये बता रहे हैं कि 12 किलोमीटर के रास्ते में इतने सारे बोर्ड आए जिस पे सिर्फ मोदी मोदी थे। मोदी होर्डिंग्स पे भी थे, मोदी टॉयलेट के गेट्स पे भी थे, मोदी वैन्स पे भी थे, मोदी हर जगह मोदी मोदी थे अखबारों के अलावा। क्या इसी लोकतंत्र का जिक्र कर रहे हैं नरेंद्र मोदी? अब यहाँ अगली बात आ जाती है, महत्वपूर्ण रिपोर्ट आप देखिए न्यू इंडियन एक्सप्रेस की। ये अखबार ही बताता है, पर्दाफाश करता है, कई दिनों पहले की रिपोर्ट है, लेकिन आज सबसे ज़्यादा रिपोर्ट काम आ रही है। ये आप देखें, जो बताती है कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो ये पूरा हंगामा बर्पा किया है, इसकी पूरी कहानी अभी से नहीं, ये कहानी चल रही है 2 जून से। ये बता रहे हैं ये साहब जिन्होंने कॉलम लिखा है, वरिष्ठ पत्रकार ने, सूर्यवंशी ने, ये बता रहे हैं कि अमित शाह के ज़रिए जो पूर्व राष्ट्रपति हैं कोविंद, उनको कहा गया कि भाई आप इस पर काम शुरू कर दीजिए। ये बात 2 जून को शुरू हुई, और लोकतंत्र कैसे रहस्य में तब्दील किया गया अभी कुछ ही मिनटों में आपको बताऊंगी, कुछ ही सेकंड का इंतजार कीजिए। ये रिपोर्ट आगे आप पढ़िए, ये बताती है कि कैसे पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन में तो बात हो रही है कि इसको रखा जाएगा, लेकिन इससे पहले 2 जून से ही ये शुरू हो गया था। क्यों शुरू हुआ था? अचानक कोई ऐसा ख्वाब आया नरेंद्र मोदी को कि लगा कि अब देखिए 10 साल मेरे कार्यकाल के पूरे हो रहे हैं, 10 साल में तो होश नहीं आया, लेकिन अभी मुझे ऐसा सपना आया है जो मेरे देश के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, मैं अचानक इसको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। नहीं, ये सपना नहीं था, ये थी कर्नाटक में हार से उपजी हुई निराशा और सीधे तौर पर विपक्ष के ऊपर वार।
ये रिपोर्ट सीधे तौर पे बताती है कि जब कर्नाटक चुनाव में जो करारी हार का सामना करना पड़ा, तो पूरे तरीके से विपक्ष 2024 में एकजुट ना हो जाए, इसके लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने सोचा कि वन नेशन वन इलेक्शन का शगुफा फोड़ दिया जाए। ये ऐसा शगुफा है, इसे छोड़ेंगे तो पूरा विपक्ष जो है वो इतना उलझ जाएगा, इतने सारे तारों में उलझ जाएगा कि वो नरेंद्र मोदी का मुकाबला ही नहीं कर पाएगा। उदाहरण आपको मैं देती हूँ कि जिस तरह से यहाँ जिक्र हो रहा है कि भाई वेस्ट बंगाल की में जो है जो चुनाव 2025 में होने वाले हैं उनको 24 में कराएंगे, जो असेंबली है उसे डिसॉल्व कर दिया जाएगा। अब ऐसे में जो ममता बनर्जी हैं, क्या वो कांग्रेस पार्टी से को सामने रखते हुए विपक्षी पार्टी के तौर पर विधानसभा में चुनाव लड़ेंगी या लोकसभा के लिए उनसे गठबंधन करेंगी? इसी तरीके से आप कर्नाटक में देखिए कि कहा जा रहा है कि 1 साल का और एक्सटेंशन उनको दिया जाएगा, यानी 2029 में चुनाव कराया जाएगा। तो यानी साइमल्टेनियस इलेक्शन, यानी विधानसभा और लोकसभा के चुनाव। तो सीधे तौर पर विपक्ष का मुकाबला करने के लिए ये सीधे सीधे कर्नाटक की हार के बाद जो पूरे तरीके से धराशायी हो गई बीजेपी, और उनको लगा 2024 के लिए हमारी उम्मीदें बहुत ज़्यादा धीमी पड़ रही हैं, रोशनी बहुत कम हो गई है, ऐसे में ऐसा शगुफा छोड़ा जाए। तो 2 जून से इनको कहा गया कि आप तैयारी शुरू कर दीजिए अब कि हम वन नेशन वन इलेक्शन, यानी तमाम जो चुनाव हैं वो एक साथ होंगे। उसमें सबसे ज़्यादा इनके विश्वास पात्र पूर्व राष्ट्रपति माने जाते हैं, और पूर्व राष्ट्रपति जो हैं वो जून 9 और 29 अगस्त के बीच, बहुत बेहतरीन ये डिटेल्स है, ज़रूर पढ़िए इस आर्टिकल को आप, ये बताती हैं कि 10 जो गवर्नर्स हैं उनसे मिले कोविंद साहब। इसके अलावा वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मिले, आरएसएस के तमाम लोगों से मिले। सूर्यवंशी कह रहे हैं कि एक बार ज़रा टाइमलाइन जाके तो देखिए कोविंद साहब की, आपको सब कुछ पता चल जाएगा, सारे तार जुड़ जाएंगे एक के बाद एक। वो ये कह रहे हैं कि तमाम तरह से जो पैनल का अपॉइंटमेंट है इसमें तमाम उन लोगों को शामिल किया गया, 8 लोगों को जो सब सरकार को के फेवरेबल हैं, उनके चाहने वाले लोग हैं। सिर्फ एक थे उसमें, अधीर रंजन चौधरी, जिन्होंने उससे इस्तीफा दे दिया। तो अब सीधे तौर पर अब ये पूरा पैनल नरेंद्र मोदी के चाहने वाले, बीजेपी के चाहने वाले लोगों से भर गया। तो ये तमाम तरह की मीटिंग्स करते रहे जून से लेकर अगस्त तक। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जीवाई चंद्रचूड़, उनसे मुलाकात की, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की, आरएसएस चीफ मोहन भागवत से मुलाकात की, और तमाम 1 दर्जन स्टेट जो गवर्नर्स हैं उनके साथ मुलाकात की। ये तमाम चीज़ें हो रही थी सिर्फ ऑपोजिशन को हिला देने के लिए। और जो पब्लिकली ये डिटेल बाहर सामने आई तो कहा गया कि अभी ये आइडिया हमारे सामने आया। तो क्यों इस पूरे लोकतंत्र को एक रहस्य में क्यों बदला जा रहा है? क्यों पत्रकारों को, क्यों एक्सपर्ट्स को, क्यों विपक्ष को, क्यों जो अदालतें हैं हमारी उनको, और क्यों आम जनता को आखिर नरेंद्र मोदी ये नहीं बताना चाहते कि वो कर क्या रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? क्या आम जनता इससे सहमत है? अब एक और शगुफा देखिए आप कि हम इंडिया का नाम भारत बदल देंगे। सीधे तौर पे आपने देखा कि G20 के दौरान ही अचानक इन्विटेशन पहुंचता है राष्ट्रपति के हाथों की प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम, जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैं उनका सीधे डिनर इनविटेशन तमाम जो फॉरेन डिग्नेटरीज हैं उनको मिलता है। हर चीज़ एक सनसनी है, हर चीज़ एक रहस्य है, हर खबर ट्विटर पर ब्रेक होती है। किसी भी खबर के लिए कोई नोटिफिकेशन या कोई सूचना, जो मंत्रालय हैं आखिर क्यों बिठाए हुए हैं आपने, इतने मंत्री क्यों बनाए हैं? अगर खबरें ऐसे ही ब्रेक होनी है, सनसनी ही बननी है, एक लोकतंत्र सिर्फ एक रहस्य ही बन चुका है, तो ज़रूरत क्या है इस पूरी कैबिनेट की? ज़रूरत क्या है इस अप्रूवल की? एक इलेक्टेड जो डिक्टेटर हैं वो सारे काम कर देंगे। अब यहाँ पर ये भी बात हो रही है कि क्या इस सेशन में नाम बदल दिया जाएगा, क्या इंडिया का नाम ऑफिशियली भारत हो जाएगा? मैं कहती हूँ जो सबको पसंद हो बात वो कीजिए। अगर 140 करोड़ लोग ये कहते हैं कि इंडिया का नाम भारत कर दीजिए तो कर दीजिए। अगर 140 करोड़ लोग ये कहते हैं कि कुछ और नाम रख दीजिए तो रख दीजिए। लेकिन एक ऐसा देश जहाँ अलग अलग धर्म हैं, संप्रदाय हैं, जातियाँ हैं, भाषाएं बोलने वाले लोग हैं, क्षेत्रीय पहचान के लोग हैं, एक बार उनसे बात तो कीजिए कि उन्हें क्या पसंद है। आप उनके देश का नाम बदल रहे हैं, ये उनका देश है। ये नरेंद्र मोदी इस देश के सिर्फ एक नागरिक हैं, प्रधानमंत्री होने के अलावा सिर्फ उन्हीं नागरिकों की तरह जो 140 करोड़ लोग हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वोट डालने जाते हैं तो उनके वोट की कीमत उसी व्यक्ति के बराबर होती है जितना जो एक मजदूर है उसके वोट की जितनी कीमत है उतनी ही कीमत है नरेंद्र मोदी के वोट की। ऐसा नहीं है कि जब नरेंद्र मोदी वोट करते हैं तो उन्हें 1000 वोटों का गिना जाता है, एक ही वोट गिना जाता है। तो ऐसे में अगर वो वही व्यक्ति हैं जो 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं तो क्यों नहीं आम लोगों से बातचीत की जाती है? अब आखिरी बात आ रही है कि किस तरीके से संविधान को बदलने की बात फिर से रहस्य है।
एक वो संविधान जिसकी सीढ़ी को चढ़ते हुए नरेंद्र मोदी एक चाय वाला चाय बेचते बेचते देश के प्रधानमंत्री बन गए। उसी संविधान को बदलने की जो बार बार बातें हो रही हैं, बिबेक देबरॉय जो हैं, चेयरमैन हैं प्राइम मिनिस्टर की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के, उन्होंने एक आर्टिकल लिखकर बाकायदा एक तरह से, मैं कहती हूँ कि ये एक तरह से एक चावल जैसे देखना कहते हैं ना, एक बार पक रहे हो, बिरयानी पक रही हो तो एक चावल निकाल के देखा जाता है कि क्या बिरयानी पक गई है या नहीं। उसी तरह से एक चावल निकाल के देखते हैं, ये सैंपल लेते हैं कि देखते हैं लोग क्या कहते हैं कि चलिए संविधान बदलने का वक्त आ गया है। तो क्या संविधान बदला जाएगा? क्या भारत का नाम बदला जाएगा? क्या वन नेशन वन इलेक्शन होगा? क्या विमेंस रिजर्वेशन बिल आ रहा है? क्या इलेक्शन कमीशन को लेकर कानून बदला जा रहा है? इतनी सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एक रहस्य में बदल गई हैं। प्रधानमंत्री जी को मेरा निवेदन, संदेश और सीख सिर्फ इतनी ही है कि जिन 140 करोड़ लोगों के कंधों पे सवार होकर वो पूरी दुनिया को ये कहते हैं कि वो सबसे बड़े लोकतंत्र, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता हैं, उस लोकतंत्र की इज्जत करना सीखें, उस लोकतंत्र को गरिमा देना सीखें। एक इलेक्टेड डिक्टेटर नहीं बल्कि 140 करोड़ लोगों के चुने हुए नेता जो भारत के लोगों ने उनको चुन कर भेजा है, सबसे पहले इसमें एक तरह से ओपननेस दिखाएं, एक तरह का खुलापन दिखाएं, पारदर्शिता दिखाएं और रहस्य की वो तमाम परतें हमारे लोकतंत्र से हटाएं। शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।